अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में जैसे कि आपने देखा कि हमने आपको बताया कि आप कैसे मास्टर स्टडीज के लिए या नॉर्वे में किसी भी तरह की स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर दिए हुए लिंक से वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अब जब आपको एडमिशन मिल चुका है तो आप वीजा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वीजा का पूरा प्रोसेस देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप, और एट द एंड मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे भी लेके जाऊंगा जहां पे मैं आपको पूरा वीजा प्रोसेस दिखाऊंगा कि आप स्टेप 1 से लेके एंड स्टेप तक कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि आपको किसी न किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला हुआ हो और आप वहां पे फुल टाइम स्टूडेंट हो। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये आपको udi.no की वेबसाइट से भी मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास एक साल के लिए मिनिमम 1,28,000 क्रोन्स आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। बैंक अकाउंट से मेरा मतलब ये है कि आपका जो नॉर्वेजियन बैंक अकाउंट है उसमें आपके ये अमाउंट होने चाहिए। पिछली वीडियो में हमने ये आपको बताया था कि जब आपको एडमिशन मिल जाता है देन आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता है जिसमें आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। एक बार जब आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हो देन उसके बाद आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें आपने 1,28,000 क्रोन्स नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी को या नॉर्वेजियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने होते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी का बैंक अकाउंट होता है। ये पैसे आप इसलिए ट्रांसफर करते हो ताकि एक साल का जो पहला साल आपका होता है उसके जितने भी फंड्स है, जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपके यहाँ पे, लाइक रहने के लिए, खाने पीने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, वो उस पर कवर हो जाए। तो ये वाली रिक्वायरमेंट वीज़ा के लिए भी है। आपको ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना होता है जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो कि येस यू हैव ट्रांसफर्ड 1,28,000 क्रोन्स टू नॉर्वेजियन बैंक अकाउंट, और फिर यूडीआई जो है वो उस अमाउंट को वेरीफाई करता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट आ रहे हो और आप सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए आ रहे हो, तो अगर आप स्प्रिंग सेमेस्टर में आ रहे हो तो आपको 70,000 क्रोन्स ट्रांसफर करना पड़ता है, जबकि अगर आप ऑटम सेमेस्टर में आ रहे हो तो आपको 50,000 क्रोन्स ट्रांसफर करना पड़ता है। और जब आप इन दोनों अमाउंट्स को यानी कि 58,000 और 70,000 क्रोन्स को सम करते हो तो इट बिकम्स 1,28,000। सो इफ यू आर गोइंग टू बी अ फुल टाइम स्टूडेंट एट नॉर्वे, आपको 1,28,000 क्रोन्स नॉर्वेजियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे। उसके अलावा एक दूसरे बहुत ही ज़रूरी पॉइंट ये है कि जब आपको एडमिशन मिल जाता है और अब आपने नॉर्वेजियन बैंक अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर दिए, अभी भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास एकोमोडेशन नहीं है। एंड वीज़ा के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास नॉर्वे में कोई ना कोई एकोमोडेशन लाजमी हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हॉस्टल में हो या फिर प्राइवेट मार्केट में हो। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मानोगे तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो यूनिवर्सिटी के डॉर्म्स हैं आप वहीं पे ही रहो। उसके अलावा अगर आपको वहाँ पे स्पेस नहीं मिलती या कोई भी इशू होता है तो जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है दैट इज Hybel.no, और जो थर्ड ऑप्शन है वो है Fin.no। Hybel.no मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रूम शेयरिंग के लिए अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं या फिर वो जगह ढूंढ रहे होते हैं। सो दीज आर माई 2 recommendations, and once you get that housing contract from either of these sources, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को देन अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। सबसे आखिरी पॉइंट ये है, जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो आपने ये भी शो करना है कि आपके जो होम कंट्री के हालात हैं वो ऐसे हैं कि जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो नॉर्वे में तो आप फिर वापस भी आ सको। अथॉरिटीज़ को ऐसा ज़रा भी नहीं लगना चाहिए कि आप अपनी स्टडी करने के बाद वापस आने का प्लान नहीं रखते। The circumstances in your home country must indicate that you want to go back to your home country again। अब क्वेश्चन नहीं आता है कि आप ये कैसे प्रूव करोगे कि आप वापस जाना चाहते हो या नहीं। यही रीजन है कि नॉर्वे बैचलर स्टूडेंट्स को वीजा नहीं देता, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे ओनली गिव वीजा टू मास्टर स्टूडेंट्स या फिर हायर लेवल या PhD या पोस्ट डॉक को वो वीजा इजीली ग्रांट हो जाता है। हेंस अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको इस किस्म की कोई भी रिक्वायरमेंट शो करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा नॉर्वे की एक एजेंसी है जिसका नाम है नॉर्वेजियन एजेंसी फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन एजुकेशन या फिर नॉकट। अगर आपको जिस यूनिवर्सिटी में नॉर्वे में एडमिशन मिला हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो नॉकट की वेबसाइट पे भी मौजूद हो। तो इसका मतलब ये है कि वो यूनिवर्सिटी नॉर्वेजियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड है, और कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि इस वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, so this means that it is not a verified university
और आपको वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। सो अभी आपने अपना सारा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, और जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि आपने एक एप्लीकेशन फी पे करनी है, जो कि इस टाइम के मुताबिक है 6,700 NOK। एंड ये अमाउंट पे करने के बाद ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस होगी। चलिए, ये तो बात हो गई रिक्वायरमेंट्स की। अब बात करते हैं कि आपकी ऑब्लिगेशंस और राइट्स क्या है। सो जो आपकी फर्स्ट ऑब्लिगेशन है वो ये है कि ड्यूरिंग योर स्टडी पीरियड यू कैन नॉट रन अ बिजनेस इन नॉर्वे। यानी कि आप नॉर्वे में अपना बिजनेस नहीं खोल सकते जब तक आप स्टूडेंट हो। अगर आप यहाँ पे स्टडी परमिट पे आते हो तो फुल टाइम स्टडी के अलावा आप 20 आवर्स पर वीक काम भी कर सकते हो। एंड याद रखिएगा कि आपका जो फ्रीलांस वर्क या रिमोट वर्क है वो भी इसी में इंक्लूडेड है। हैंस आप 20 आवर्स से ज्यादा नॉर्वे में पर वीक काम नहीं कर सकते अगर आप स्टूडेंट हो तो। इसके अलावा आपका एक राइट है कि आप मैरिड हो और आपका बच्चे और आपका स्पाउस वो भी आपके साथ रहने के लिए आ सकते हैं। ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है और इसके बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने स्पाउस और बच्चों को अपने साथ रहने के लिए बुला सकते हो। सो आखिर में मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो कि मुझसे ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछते हैं, वो ये है कि क्या जब हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी कि उसके बाद हमें परमानेंट रेजिडेंस परमिट मिलेगा या नहीं। सो इसका आंसर है नो, आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज जब आप स्टडी वीजे पे हो तो आपका वो टाइम एज ए एम्प्लॉय काउंट नहीं हो रहा होता। सो जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है एंड उसके बाद आप फिर यहाँ पे किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो और आपको वो जॉब लग जाती है, देन योर वीजा गेट्स चेंज टू वर्क वीजा। एंड उसके बाद फिर आपका वो टाइम काउंट होना स्टार्ट हो जाता है एंड देन उसके 3 इयर्स के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंस परमिट मिलेगा। हेंस एज अ स्टूडेंट आपकी जस्ट यहाँ पे एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपने यहाँ पे स्टडी करनी है। एंड मैं यही मशवरा दूंगा आपको कि जब आप यहाँ पे आओ एज अ स्टूडेंट वीजा पे तो आप फुल फोकस अपने स्टडीज को दो। बिकॉज जितने आपके ग्रेड अच्छे होंगे, जितना आप अपने यूनिवर्सिटी में अच्छा परफॉर्म करोगे, उतना ही आपकी सीवी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, आपके रेफरेंसेस ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और उसके बाद आपको जॉब लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अपनी स्टडी के अलावा भी कुछ और करो तो यस, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो और उसके अलावा भी अगर आपको टाइम मिलता है तो आप नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखो। आई एम सेइंग दिस बिकॉज कि आपके पास अगर ऑलरेडी मास्टर डिग्री होगी so definitely you'll have skills in some things. Let's suppose अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास उसकी स्किल्स होंगी, अगर आप मैथमेटिक्स के हैं तो उसकी स्किल्स होंगी। बट उस स्किल्स को जब अप्लाई करते हो किसी भी मार्केट में तो ऑब्वियसली यू हैव टू डील विद द कस्टमर्स आल्सो एंड फॉर दैट नॉर्वेजियन लैंग्वेज प्लेज अ बिग रोल। तो मेरा यही मशवरा रहेगा कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें और नॉर्वेजियन लैंग्वेज लाजमी सीखें। तो पिछले सेक्शन में मैंने आपको बताया कि वीजा के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एंड उसके अलावा आपके नॉर्वे में एज अ स्टूडेंट क्या क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हैं। अब हम जाएंगे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलें बढ़ते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ओके गाइस, तो अब इस वक्त हम आ चुके हैं गूगल पे। सबसे पहले आपने सर्च करना है udi.no और सबसे पहले ही जो वेबसाइट होगी आपने उस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं सब कुछ नॉर्वेजियन में है, तो पहले हम उसको चेंज करेंगे इंग्लिश में। नाउ आप सबसे पहले जो यहाँ पे आ रहे हैं वांट टू अप्लाई, तो यस यू विल क्लिक हियर वांट टू अप्लाई। इफ़ यू आर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, सो विल जस्ट टाइप पाकिस्तान एंड फिर आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे। इसमें आपने सेलेक्ट करना है स्टडी परमिट एंड स्टडी परमिट में आपने, अगर आप स्टडी परमिट पे आ रहे हो तो स्टडी परमिट सेलेक्ट करें, अगर आप लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी आ रहे हो या पर सेकेंडरी स्कूल के लिए आ रहे हो, और अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च के लिए आ रहे हो, जैसे कि ट्रेनिंग के लिए जो कि सिर्फ एक सेमेस्टर वगैरह के लिए आ रहे हैं, फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। लेट्स से अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टडी परमिट पे। उसके बाद लेट्स सपोज अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारी की सारी ये रिक्वायरमेंट शो हो जाएंगी, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये सारी रिक्वायरमेंट्स मैं आपको इस वीडियो में ऑलरेडी बता दी हुई है, बट फिर भी अगर आपको देखना है तो आप इसको देख सकते हो। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप फिर आएंगे हाउ टू अप्लाई पे। तो आप यहाँ पे आएंगे तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि आर यू ऑलरेडी इन नॉर्वे एंड डू यू विश टू हैंड इन द एप्लीकेशन हियर। अगर आप नॉर्वे में खुद रह रहे हो और आप यहीं से एप्लीकेशन देना चाह रहे हो तो आप क्लिक करेंगे नो, विश टू अप्लाई फ्रॉम अब्रॉड।
फिर आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप करेंगे किस कंट्री से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आई टाइप पाकिस्तान। देन ये आपको पूरी चेकलिस्ट देगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, और दूसरा ऑप्शन आपको देगा गो टू द एप्लीकेशन फॉर्म। सो लेट्स से अगर हम इसको ओपन करते हैं दूसरे लिंक में, तो ये सारी की सारी चेकलिस्ट है जो आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पासपोर्ट एंड कॉपी ऑफ ऑल यूज्ड पेजेस एंड पासपोर्ट, सिग्नेचर फॉर्म, जो कि आप ये सारे एप्लीकेशन जब फिल करेंगे तो आपको एक फॉर्म PDF फॉर्म में मिल जाएगा, आपने सिर्फ उसको साइन करना है। उसके अलावा एक रिसेंट पासपोर्ट साइज की जो पिक्चर है विद वाइट बैकग्राउंड वो चाहिए, CNIC चाहिए, FRC चाहिए जो कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जो कि आपको नादरा से मिल जाएगा। उसके अलावा आपने फैमिली फॉर्म भी फिल करना है। उसके अलावा आपने एक फैमिली फॉर्म भी फिल करना है। उस फैमिली फॉर्म को फिल करने के लिए हम जाएंगे इस वेबसाइट पे, जो कि पाकिस्तानी एम्बेसी की वेबसाइट है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि आपका क्या नाम है, आप किस मुल्क में रहते हैं, आपकी वाइफ का क्या नाम है, वो किस मुल्क में रहती हैं, आपके कितने बेटे हैं, कितनी बेटियाँ हैं, उनकी सारी डिटेल। देन उसके अलावा आपके वालिद का क्या नाम है, वो किस मुल्क में रहते हैं, आपका वालदा का नाम। एंड उसके अलावा फिर आप जब नीचे आएंगे तो आपके ससुर का क्या नाम है। मतलब ये आपसे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे आपकी पूरी की पूरी फैमिली के बारे में। ऑफ कोर्स अगर आप में कोई भी चीज़ अगर इसमें एप्लीकेबल नहीं है तो आप उसको फिल ना करें, आप उसको ऐसे खाली छोड़ दें। देन इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू स्टडी प्रोग्राम, लेटर ऑफ फुल टाइम एडमिशन फ्रॉम एन अप्रूव्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आप नॉकेट की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि अगर वो अप्रूव्ड है, वो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये वाला पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपने ये लाजमी चेक करना। सर्टिफिकेट ऑफ मेट्रिकुलेशन या 10th ग्रेड, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, FSC या 12th स्टैंडर्ड, यूनिवर्सिटी और कॉलेज सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री, हर एक चीज़ आपने अपलोड करनी है। कोई भी चीज़ अगर अवेलेबल नहीं होगी तो आपको आपकी एप्लीकेशन आगे जा ही नहीं पाएगी। डॉक्यूमेंटेशन दैट यू हैव सफिशेंट फंड्स फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस, देखें जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1,28,000, जैसे कि मैंने आपको बताया। इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू पे ट्यूशन फ़ी, बट ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ नॉर्मल में जो है उसमें ट्यूशन फ़ी एप्लीकेबल नहीं है, तो उसको भी छोड़ सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन विच शोज दैट यू हैव समवेयर टू लिव इन नॉर्वे, ये भी मैंने आपको बताया कि आप haibel.no या fin.no या फिर यूनिवर्सिटी डॉम से जो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलेगा वो आपने फिर यहाँ पे अटैच करना है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में। उसके अलावा क्या चाहिए, आपको चाहिए UDI की एक चेकलिस्ट, जो कि ये वाली है। आपने इस वाली लिस्ट को प्रिंट करके इसको भी साइन कर देना कि हाँ ये सब चीज़ें मैंने अटैच की हुई हैं। देन उसके अलावा अगर आप 15 से 18 साल के बीच में हो तो बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, अपने पेरेंट का कॉन्सेंट बहुत ज़रूरी है वो लगाना है, और उसके अलावा बोथ पेरेंट्स की पासपोर्ट्स और ID विथ फ़ोटो एंड सिग्नेचर वो लाजमी आपने लगानी है। उसके अलावा इफ़ ओनली वन ऑफ योर पेरेंट्स हैज़ पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी विच शोज़ हु हैज़ पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब माँ या बाप दोनों में से जो, अगर आप एक के पास रह रहे हो तो उनमें से किस के पास आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो भी आपने एक पब्लिक अथॉरिटी जो होगी उससे आपने इसको साइन करवाना है। अगर एक पेरेंट की आपकी आप फौत हो चुके हैं तो उनका डेथ सर्टिफिकेट लगाना है, और अगर रेलेवेंट हो तो आपने एक एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि आप इन सारे डॉक्यूमेंट जो ऊपर दिए गए हैं उनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आप ना दे पाएँ तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन आपने लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे फिर कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट क्यों नहीं है, राइट। आखिर में फिर आपने इस पर साइन करके सिग्नेचर करके ये भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। सो ये तो थी सारी की सारी आपकी चेकलिस्ट। उसके अलावा जो है ये भी सारी चेकलिस्ट आपके पास, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद आप जाएंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म पे, राइट। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाना है और जो जो चीज़ें उसमें दी गई हैं सिंपली आपने जस्ट अपना नाम और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपने इसमें डालनी है, एंड आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, राइट। फिर ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे चेकलिस्ट में उन सबको आपने फिर प्रिंट करना है, उन सबको प्रिंट करना है, जो सारी चेकलिस्ट के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं,
एंड आप इसको लेके जाएंगे वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, जो कि फ़िलहाल अवेलेबल है सिर्फ 3 लोकेशंस पे, इस्लामाबाद में, लाहौर में और कराची में। Here it is. So you will book an appointment here with them. So आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे बुक नाउ पे। उसके अलावा आप फिर बुक नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाएंगे और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे। फिर जो डेट ये आपको देंगे वहाँ पे फिर आप जाएंगे सिंपली, और ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको हैंड ओवर कर देंगे। उसके बाद वो सारे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक करेंगे, एंड देन आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे ये भेज देंगे। जो नॉर्वे की एम्बेसी है वो है अबू धाबी में, सही है, वो अबू धाबी भेजेंगे, और फिर अबू धाबी वाले जो हैं एम्बेसी वो उसको भेज देगी UDI के पास, एंड UDI एट द एंड आपकी सारी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा, एंड विद इन 4 वीक्स आपको पता चल जाएगा कि आया आपको वीज़ा मिला है या फिर नहीं मिला। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। अगर मुझसे कोई पॉइंट्स मिस हो गए हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जाके उसको ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। और मैंने नोट किया है कि जो व्यूवर्स हैं उसमें से 90% ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो। सो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हम आगे भी इस तरह का कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। आप तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।